बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज 22 मार्च है, इतवार का दिन है और ईद का दिन भी है, ईद का दूसरा दिन है। और सर, आज की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी खबर ये है कि आज के दिन ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया है। और हैरानकुन बात ये है कि ईद का पहला दिन जब था, तो उस दिन भी 21 मार्च को भी इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो ईरान की जौहरी तंसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया। जिसके बाद आज 22 मार्च को दिन के टाइम रिटेलिएट किया गया ईरान की तरफ से और इसराइल को निशाना बनाया गया। और इसराइल में बताया जा रहा है कि 2 शहर जो हैं, उनको निशाना बनाया गया, जिनका नाम जो है दिमोना और उराद है। इन 2 शहरों को निशाना बनाया गया और इसमें बताया जा रहा है कि 80 से ज़ायद लोग जो हैं हलाक हो चुके हैं और 200 लोग बताया जा रहा है ज़ख्मी हैं। ये भी गैर मुतल्लका जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये बताया जा रहा है। और कुछ लोग दफ़ाई तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि जितना बड़ा और जितने लेवल पे ईरान ने मिज़ाइल हमला किया है, ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। सर, इस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पे हाथ जोड़ के ईरान से मुतालबा किया है कि भाई 2 दिन की हमें छुट्टी दे दें। 48 घंटों की उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है ना जंगबंदी की हम रिक्वेस्ट करते हैं, जंगबंदी करते हैं, लेकिन ईरान ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और ईरान ने ये कहा है कि अगर हमने इन्हें 2 दिन का रेस्ट दे दिया, जंगबंदी कर दी, तो इन्होंने फिर अपने टारगेट्स लॉक करने हैं, अपने मिसाइल लोड करने हैं और हमें निशाना बना देना है। सर, आपकी ये प्रेडिक्शन थी, जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, आपने कहा था कि अगर ईरान और अमेरिका आपस में आमने-सामने आते हैं, तो ईरान का पलड़ा भारी होगा और अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सर, मामला सामने ही दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ़ अमेरिका के अंदर लोग जो हैं डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं और ट्रंप को कह रहे हैं कि आपने गलत जंग छेड़ दिया है, बल्कि पूरे यूरोप में भी नेटो ममालिक जो हैं, वो इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अमेरिका के खिलाफ। सर, आपकी प्रेडिक्शन एक तो दुरुस्त हुई है, उसका मैं आपको क्रेडिट दूँगा। आगे आप मज़ीद क्या रीडिंग देख रहे हैं? किसका पलड़ा भारी हो सकता है? क्या ईद के बाद हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है जंगबंदी की, या मामलात ऐसे ही जारी रहेंगे? देखिए, ये पलड़ा तो भारी रहेगा ईरान का जून तक। मैंने आपको पहले भी बताया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे ये जून से ज़्यादा बढ़े। लेकिन फ़िलहाल अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमें कोई खुशखबरी मिल रही है, मैंने जैसे आपको लास्ट व्लॉग में बोला था, एक छोटी-सी खुशखबरी हो सकती है या एक छोटी-सी लाइट है टनल में। वो ये है कि मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहा है। लॉजिक्स और ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर्स है इनके अंदर, वो इम्प्रूव हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है 21 मार्च को एग्जैक्टली मर्क्यूरी डायरेक्ट हुआ। वो डायरेक्ट होने के बाद आपने देखा है कि रिजल्ट मजीद संगीन होते जा रहे हैं, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि इसमें और एस्केलेशन बढ़ गई है और जो दुनिया में जो हालात थे, जंगी सूरत हाल थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं। और डर ये है, जैसे मैंने बताया, ये जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी इसमें मज़ीद ममालिक बढ़ते जाएँगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 15 तारीख के बाद मैंने 2 दिन और एक्स्ट्रा रीडिंग में अगर कोई फ्लॉ हो या कोई गलती हो, तो 2 दिन एक्स्ट्रा भी गिन लिए कि चलें 15 नहीं 17 तक अगर कोई इन चीज़ों में कमी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं 15 के बाद ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती अब जो चीज़ें हैं मज़ीद संगीन हो रही हैं। इसके बाद अभी 29 मार्च तक अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। अगर ये जंग इसी ओके तरह सर। जारी रही अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो 29 मार्च के बाद बूट्स ऑन ग्राउंड आपको नज़र आने वाले हैं। ये याद रखोगे आप। ओके सर। ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपसे एक और प्रेडिक्शन भी ली थी और मैं इसी बात पे सवाल कर रहा था कि सर, ईरान जो है बार-बार सरप्राइज़ दे रहा है। और इससे पहले भी आपसे प्रेडिक्शन ली थी, आपने बताया था कि मुमकिन है कि ईरान मज़ीद कोई सरप्राइज़ दे दे। अब ईरान ने सर एक और सरप्राइज़ दिया है। और एक जज़ीरा है बहरे हिंद में, जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का मुश्तरका एयर बेस है। उसको निशाना बनाया है ईरान ने। और ईरान ने जो अपनी मिसाइल की रेंज डिक्लेयर किया है पेपर्स में, दुनिया को बताई है, वो है 2000 किलोमीटर। लेकिन जो ये जज़ीरा है, इसका फ़ासला ईरान से 4000 किलोमीटर है। और इस हमले के बाद ईरान ने जो ये 2 मिसाइल्स दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान के पास मुमकिन है इससे भी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल हों और ईरान इन्हें मुस्तक़बिल में दाग भी सकता है। आप क्या देखना है सर, क्या आइंदा दिनों में ईरान की तरफ से मज़ीद हमें भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया शशदर है, हैरान है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है? ईरान ने 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल कैसे बना लिया? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप अभी भी बहुत कम बात कर रहे हैं तो आप मानेंगे मुझसे?
जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी रीडिंग है, अल्लाह ना करे, दिफा के लिए डेफिनेटली हर मुल्क अपने लिए जितनी भी चीजें बना लें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ईरान के पास मेरे हिसाब से या बहुत करीब न्यूक्लियर पावर के करीब है। ये सरप्राइज वो होगा कि जो दुनिया दंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या। ये बहुत ही करीब हैं आपको सरप्राइज देने से, जो कि एक्चुअल में सरप्राइज है। न्यूक्लियर रेंज पे तो ये आई मीन मिसाइल और रॉकेट्स पे तो ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ये सरप्राइज ये है कि चले इन्होंने मजीद अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन सरप्राइज ये होगा कि इन्होंने उसको टेस्ट कर लिया अगर दिफाई तंजीबात को, तो फिर ये जो है दुनिया तंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या। और हालात उस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, केतु लियो में है, ये ऐसी चीजें लेकर आएगा जो दुनिया को हैरान और परेशान करेगी, ये याद रखिएगा। और 29 मार्च के बाद मैं एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केतु अपना नक्षत्र चेंज करेगा। नक्षत्र इस तरह से होता है, किसी घर के अंदर हम एक कमरा बदल के दूसरे कमरे में चले। कभी कभी घर खराब भी होते हैं, लेकिन अंदर के कमरे जो होते हैं वो कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, इस तरह से। तो नक्षत्र ये कमरे हैं। तो इस कमरे में अगर ये बदलाव आया तो शायद मजीद बेहतरी भी आ सकती है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही बेहतरी। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया, तो इस जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ उस वक़्त तक जंग नहीं करता जब तक उसके पास न्यूक्लियर सलाहियत ना आ जाए। अगर ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उसके बाद ये जंग ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ईरान इस वक़्त इस बात पे इसरार कर रहा है कि हम ये जंग बंदी नहीं करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, कि जंग बंदी ज़रूरी हो चुकी है लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या अगर ईरान जंग बंदी कर देता है, बिलफ़र्ज़ उसको मजबूर किया जाता है, डिप्लोमैटिक लेवल पे कहा जाता है, तो क्या वो उसके हक़ में बेहतर होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, उनका जो नुकसान होना था ना मेजर, वो हो चुका हुआ। इसलिए अब वो अगर करेंगे भी ना, तो यूं समझें कि वो शायद जो बचा कुचा उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब वो सिर्फ हालात ये हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये मिसाल उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। और वो ये नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा एग्जांपल दिए हैं कि ईरान के जायचे में जो सातवां घर है, सातवां घर होता है ओपोनेंट का, वो बड़ा ज्यादा वीक है। उसकी वीकनेस में यही होता है कि जब भी उनसे लड़ाई शुरू होती है, ये मैंने पहले भी आपको शायद बताया था, तो वो उनके ओपोनेंट को बहुत बुरी मार देते हैं, बहुत बुरी मार देते हैं। तो ये यही होगा, ये नहीं छोड़ेंगे। और ये चीजें अल्लाह करे, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें, इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। हम जितना भी दूर है, जितना भी करीब है, इट डजेंट मैटर। ये अब ये चीजें अब काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप 4,000 देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां से मिसाइल उड़े, यहाँ पर आ गए 10,000 माइल, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं। तो पूरी दुनिया इसके शिकंजे में आ चुकी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।